बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बाजोड़ में, जहां पर साबिक सेनेटर हिदायतुल्ला और उनके दो साथी जो है एक बारूदी सुरंग के धमाके में वो जाँ बहक हो गए हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इससे पहले अदम इस्तेहकाम की बात हो रही थी और अदम इस्तेहकाम भी इसीलिए जो है वो गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया था कि जो दहशत गर्दी हो रही है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और जो दहशत गर्द जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनको रोका जाए और उन्हें जहन्नुम वासिल किया जाए। इस पर भी बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को आज एक केस में बरी किया गया और इद्दत के निकाह केस भी अपने फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। 12 जुलाई से पहले इस केस का फैसला होना है एज़ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर के। ये भी हम करेंगे डिस्कस कि क्या हो सकता है और कितने केसेस और हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पर कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं। फिर तहरीक इंसाफ में धड़ाबंदी, तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है और इससे अडयाला जेल में बैठे तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन भी परेशान हैं। उन्होंने कल तलब कर लिया है अपने दोनों ग्रुपों को, ये ग्रुप कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं और कौन कौन इसके पीछे है, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद होंगे अदर सदीक साहब, तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है। अदर भाई शुक्रिया वक्त देने का। और इख्तियार वली साहब, मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है। इख्तियार भाई आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर बताइएगा, आपका तल्लुक़ केपी से है और हम शुरू से इसी से कहते हैं कि आज सेनेटर हिदायतुल्ला जो है वो जाँ बहक हुए एक बारूदी सुरंग के धमाके में। तो एक तरफ तो सर ये दहशत गर्दी हो रही है और दूसरी तरफ अदम इस्तेहकाम को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि अदम इस्तेहकाम जो है शायद किसी सूबे के ख़िलाफ़ है या किसी शख्सियत के या किसी ग्रोह के ख़िलाफ़ है। थैंक यू वेरी मच जावेद भाई। देखिए, हम ये जो जिसको पहले ऑपरेशन का नाम दिया गया था, फिर लोगों में खौफ व हिरास फैला तो उसका नाम चेंज कर दिया गया। उसका नाम रखा है विजन अज़्म इस्तेहकाम। और हम ये समझते हैं कि ये जो ऑपरेशन है इसका माजी के जो ऑपरेशन हुए हैं, जिस तरह ज़रब अज़ब था, रद्दुल फसाद था, ये उस तरह का ऑपरेशन है ही नहीं। इसका उससे कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं। ये टारगेटेडली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जहाँ पर लोगों की जान और माल को ख़तरा होगा। जिस तरह आज अभी आपने सेनेटर हिदायतुल्ला की खबर अब यहाँ पर आपसे ही मालूम हुआ आपके शो में बैठकर, तो बड़ा दुख हुआ। तो ऐसे कीमती लोगों का ज़िया होता है, ऐसे लोगों पर हमले होते हैं, तो जहाँ पर रियासत की फिर जिम्मेदारी होती है तो उन्होंने अपने फिर जिम्मेदारियों से नबरद आज़मा होना होता है और वो रियासत अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं रह सकती। आपने देखा इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में जो चाइनीज़ पर हमले हुए, चाइनीज़ के दौरे में उन्होंने बाकायदा उनकी शिकायत की है उस बात की कि हम आपके लिए सी पैक बना रहे हैं, सी पैक 2 के लिए तैयार हैं। उन्होंने वो भी अपना एक प्रपोजल तैयार रखा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में हमारे कारकुन, हमारे इंजीनियर्स को कोई वो नहीं, टारगेट किलिंग हो रही है उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, उनकी टारगेट किलिंग होती है। तो अब इन चीज़ों को निपटना तो है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हर बात को, हर इकदाम को पॉलिटिसाइज किया जाता है। उस पर PTI ने वावेला मचा दिया और ये लोग खड़े हो गए कि जी ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। भाई ये वो ऑपरेशन नहीं है जिस तरह आप इसकी तशरीह कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी को नहीं निकालना बुरे हालात से, ये जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी ज़िंदगियों को महफूज नहीं बनाना। तो आई थिंक ये आज एक इररिपेयरेबल लॉस हुआ है सेनेटर हिदायतुल्ला अफरीदी का। और इन्हीं हालात को देखते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो ख़तरात इस टेररिज्म से लाहक हैं और फिर यहाँ के लोगों के जहाँ पे लाहक हैं, तो उसको निकालने के लिए ये विजन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च किया गया। यहाँ पे मैं ऐड करूँ कि दिस ऑपरेशन वोंट बी कैरी आउट जस्ट ओनली नॉट इन खैबर पख्तूनख्वा, इवन ये पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, जहाँ कश्मीर में, जहाँ कहीं भी होगी बात तो वहाँ पे एक्शन लिया जाए। सही है। अदर भाई आप बताइएगा कि जो दहशत गर्दी हो रही है तो पूरे मुल्क का मसला है, तहरीक इंसाफ का भी मसला है, नून लीग का भी मसला है, पीपल पार्टी का मसला भी है, अवाम का मसला है। तो इसको दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तो पूरी अवाम को इकट्ठे होना चाहिए, पूरी सियासी जमातों को इकट्ठे होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि दहशत गर्दी को ख़त्म करना है, बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ काम करना। लेकिन माजी में ऐसे ऑपरेशन का नतीजा हम सब ने देख लिया है और अल्टीमेटली ये अगर आज हम चाइनीज़ की बात करते हैं तो चाइनीज़ तो बड़े पुराने असर से ये सारा कुछ हो रहा था।
तो उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया इन चीजों का कि यार ये हमें वक्त से पहले कर देने चाहिए, और जब पुलों से पानी बहुत ज्यादा बह गया तब क्यों ख्याल आया? हम समझते हैं कि इसके कोई सियासी असरात हो रहे हैं कि इस वक्त केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है बहुत काम कर रही है, और वहाँ बड़ी उम्मीद है कि इस एहतजाज को करने के हवाले से बड़ा सामने है। हमारा इसमें कोई एतराज नहीं है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये पार्लियामान में लेके जाएं, पार्लियामान में बैठे, पार्लियामान में डिबेट करें, पार्लियामान, जब हम हर जगह कह रहे हैं कि पार्लियामान में बैठ के ये काम करें, और खुद ही आप लोगों ने 18वीं तरमीम के बाद जो है ना कि सूबाई लॉ एंड ऑर्डर या बाकी हालात में वफाकी हुकूमत का तो ताल्लुक है नहीं। वफाकी हुकूमत की जुरिसडिक्शन अगर लेनी है तो उसका भी तरीकाकार दिया हुआ है कि सूबाई असेंबली में बैठेंगे, पहले सूबाई असेंबली को करारदाद पास करती है और वो कहती है अमनो अमान तो पूरे मुल्क का मसला है ना सर, अमनो अमान तो पूरे मुल्क का मसला है ना। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, हम कब कह रहे हैं नहीं, लेकिन सवाल है कि क्या हमने किस हद तक काबू पा लिया। हमें तो ये देखना है ना कि आज हम बैठे हैं, लोग देखें, अभी लोग कई वाकई ऐसे हैं जो भूले नहीं है। बात बड़ी सीरियस ही है, इस पे बैठ के हेल्थी डिबेट हो, आप बैठे पार्लियामेंट में डिस्कस करें, लाइन ऑफ एक्शन दें, और जब वो पार्लियामेंट उसके पैरामीटर फिक्स कर दे तो ये काम हो जाएगा। लेकिन ये बैठकर बंद कमरों में या आप आपस में बैठ के डिसाइड कर लें और उसके एसओपी क्या है, वो क्या करेगा, किस तरह होगा, ये तो किसी को भी पता नहीं है ना। और ये देखे वो बात बड़ा, और इसीलिए पार्लियामेंट में कह रहा हूँ कि आवाम को पता ना चले। आगे बढ़ते इख्तियार साहब, अब बताइएगा सर, ये जो तहरीक इंसाफ में धड़ाबंदी हो रही है, अब फवाद चौधरी साहब जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फिर शेर मरवा साहब जो है जवाब दे रहे हैं, कभी असद कैसर का नाम आता है, कभी गौर अली खान का नाम आता है, कभी रूफ हसन का, क्या हो रहा है? कोई नया ग्रुप बनने जा रहा है या क्या कुछ चीज़? देखिए, ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना ये कोई तंजीमी जमात है जिसमें कोई छोटा होता है, बड़ा होता है, दरमियाना होता है, सबका बड़ा फिर एक लीडर होता है। यहाँ पर तो सब ऐसे ही लगता है जैसे सारे एक दिन पैदा हुए हैं। इनकी जमात जो है वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये 10 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। अच्छा, इसमें शिबली फराज का अपना ग्रुप है, असद कैसर का अपना ग्रुप है, अली अमीन गंडापुर का अलग ग्रुप है, शेर अफजल का अलग ग्रुप है, फवाद चौधरी जैसे उसकी एक कंपनी है उनका अलग ग्रुप है। इनमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये तब तक इन पे पर्दा था जब पर्दा था, अब इनके रोज पर्दे उतरेंगे और ये लोग बेनकाब होंगे। ये पार्टी नहीं है, ये फैन क्लब है, ये एक कैफियत है। अच्छा। इस तरह कुछ लोग कुछ नशा वगैरह करके ना थोड़ी देर के लिए बहक जाते हैं, वो बहकी बातें करते हैं, वो इसी तरह की ये कोई जमात है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। ये लोग जिस तरह वक्त गुजरेगा इतने ये बेनकाब होंगे। मैं फिर आपको बताऊं कि मुस्तकबिल की सियासत में कोई माने ना माने, ये मेरी आप पेशेंट गोई रखते हैं या मेरी 33 इयर्स की मेरी पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं उसके तज्जिए और तजर्बे के बिना पे आपको कह रहा हूं कि मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ का कोई रोल नहीं है। अच्छा। ये जमात ये पराए लोगों से ली गई, लोगों को ये बनाई गई जमात है। इसमें पीपल्स पार्टी का बुरादा भी है, इसमें मुस्लिम लीग नून का भी है, इसमें JUI का भी है, इसमें जमात इस्लामी का भी है, इसमें MQM का माल भी है, इसमें सारे लोगों का जितना कचरा था वो सारा इकट्ठा करके उसकी PTI बनी है। और ये सारे लोगों ने वापस अपने अपने घरों को जाना है, जहां भी जाना है, लेकिन इनका मुस्तकिल मस्कन वो PTI नहीं है, कभी भी नहीं है। और जितना इमरान खान जेल में होंगे आप देखते जाएंगे, उसके आने से पहले पहले ये सारे उड़ जाएंगे। अच्छा, अदर भाई आप बताइए सर कि क्यों धड़ाबंदी हो रही है? इख्तियार साहब तो कह रहे हैं कि कहीं मुस्तकबिल में कहीं दूर दूर जो है वो तहरीक इंसाफ नजर नहीं आ रही, और उन्होंने कहा कि ग्रुप भी जो है वो 10 बने हुए हैं, हर एक का अपना ग्रुप है। अच्छा, मैं हैरान हो रहा हूँ, एक सियासी आदमी ये गैर सियासी बात कैसे कर रहा है, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। क्या कुछ जुबैर की बात हो रही है ग्रुप की, क्या मिफ्ता इस्माइल ग्रुप की बात हो रही है? इख्तियार भाई क्या यानी कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं भाई? या मुस्तफा नवाज वगैरह की बात हो रही है? ये खुदारा यार, आप हमेशा देखकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज देयर, वो रहता है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ के एस्टैब्लिशमेंट पीछे पड़ के ये गोद में बैठ के ये बातें इस तरह करेंगे? ओ भाई, वोट देना है अवाम ने वोट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को।
और ये हकीकत है, फॉर्म 45 और 47 ने इनकी सारा कुछ कच्चा झटा खोल के रख दिया है। ये बताएंगे हमें कि जनाब अवाम ने क्या करना है। डर और खौफ इतना है कि वो एक शख्स पे वो इल्जाम लगाते हैं जनाब लॉबिंग कर ली और उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। यानी इतना ताकतवर आदमी इमरान खान हो गया कि उसने इसराइल को भी अपने साथ मिला लिया, अमेरिका को भी, यानी डूब मरने का मकाम है यार। सर लॉबिंग फर्म तो है ना आपकी, सर लॉबिंग फर्म जो काम कर रही है ना। सर मैं फिर बताते चलूं, देखें जवेद साहब, मैं चैलेंज करता हूं, आपके प्रोग्राम में भी चैलेंज करता हूं, कौन सी लॉबिंग नाम ले रहा किधर है? आपका ख्याल है कि लॉबिंग से दूसरी हुकूमत का तख्ता पलट सकते हैं? कोई इमरान खान जेल में होता है इस वक्त, यानी वो लॉबी हुकूमत इतनी ताकतवर थी वरना आज तक इमरान खान को बाहर ना निकाल सकी। हाँ। ये खुदारा ये जो मजाक बनाया हुआ है ना, आप चाहते हैं ना मुल्क आगे चले तो पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। ये उंगलियां छोड़ दे एस्टैब्लिशमेंट की। हाँ। ये पार्टी को तितर बितर करके तोड़ के अब क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट का अगला एक प्लान है। और दूसरी जहां तक बात है, जो जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं ना, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो लोग मौजूद हैं वो मौजूद हैं। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चले गए हैं उन्होंने वापस आना है, इसका फैसला इमरान खान ने करना है। और कितने को, और मैं हैरान होता हूँ भाई, यानी क्या मतलब है कि एमपीएम से बंदे निकले, पीपल्स पार्टी से बंदे निकले, इनका वोट है, वो वोट इमरान खान का है, वो वोट इन लोगों को मिला है जिसकी वजह से ये आज वो सारे जीते हैं। यानी उनकी अपनी कैपेसिटी या हैसियत है क्या? जरा पूछ के देख लें। पांच चौधरी खुद कहता था, वो तो बता रहे, उन्होंने खुद नहीं कहा कि मैं मेरा तो ड्राइवर नहीं जीत सकता। वो अगली बात तो समझने वाली है कि खुदारा आप चाहते हैं ना मुल्क आगे जाए, तो इस मुल्क में और जो दूसरा देखिए ना था वो वर्किंग पेपर की, अगर किसी ने टाइम निकाल के रिपोर्ट पढ़ी हो ना, मैंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने पढ़ी है रेलेवेंट, और वहां से देखें, उसको बार बार पढ़ें। 17 सफ़ों में क्या लिखा है, बता दिया है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, बुनियादी हकूक की वायलेशन कैसी हो रही है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डेक्लेरेशन की क्या खिलाफवर्जी है, कौन से आर्टिकल की वायलेशन। और ये मत ये खुदारा अब ये कि कल जो बातें आप कर रहे हैं ना लॉबिंग लेके करना, कल उस हुकूमत के पास ये सारा मटेरियल चला गया, क्या इज्जत रह जाएगी? तो लॉबिंग फंड तो आपकी है ना सर, लॉबिंग फंड तो आपकी है ना यार। साहब एक बात बड़े अदब से अर्ज कर दूं, अच्छा नहीं लगता। यानी इसका मतलब है कोई अमेरिका में बैठा पाकिस्तान में लॉबिंग करके यहाँ हल कर दे, यानी खुदारा ये अच्छा नहीं लगता। आप एक क्रेडिबल इदारे की, आप यूनाइटेड नेशन के एक वर्किंग ग्रुप की आप देख रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं। आप उस पार्लियामेंट का मजाक उड़ा रहे हैं जो बाइडेन हुकूमत की नहीं है, वो दोनों की, अपोजिशन की और हुकूमत की। उस पार्लियामेंट ने 901 करारदाद पास की थी, अगर इतनी अहमियत नहीं थी, आग लगी पड़ी है इनको। ये तो पकड़ के ये तो आज जो मर्जी कहते रहे, क्या निकला? वो पहले अपना ना आदम मसीह ताड़ आ गया, उसके बाद क्या देखा, चौधरी आ गया। जी अजहर साहब, मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे इख्तियार वली साहब से, वो क्या जवाब देना चाह रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तियार भाई, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे अजहर साहब को। जी, ये मोहतरम दोस्त फरमा रहे हैं ना कि क्या इमरान खान इतना तगड़ा आदमी है कि उसने इजराइल को अपने साथ मिला लिया। यकीनन वो इतना तगड़ा बंदा नहीं है, ठीक है, वो इतना कमज़ोर आदमी है कि उसको इसराइल ने अपने साथ मिला लिया है। अच्छा। उसमें सारी इन्वेस्टमेंट इसराइल ने की है। क्या फॉरेन फंडिंग केस में इसराइल का पैसा इनके पास नहीं आया? क्या इंडिया से पैसा नहीं आया? ये जुटला सर, मैं डिफेंड करता हूं, मत झूठ बोलें आप अपनी बारी पे डिफेंड कर लेना। अगर ये फॉर्म 45 और 47 की बात करते हैं ना, हाँ, तो मैं इनको इनके लीडर की जो मकबूलियत है वो याद दिला देता हूँ। ठीक है, 2018 से पहले आपकी असेंबली में कितनी सीटें थी? आपकी पार्टी तो 1995 में कहीं जाके बनी थी ना, हाँ। तो 1997 में इलेक्शन हुआ, आपकी कितनी सीटें थी? 2008 में फिर इलेक्शन हुआ, 2002 में आपकी कितनी सीटें थी? 2008 में आपकी कितनी सीटें थी? दुआ दे आप साकिब निसार को, बाजवा साहब को, पाशा को, कि वो आपको उठा के ले आए। जो आपका लीडर कहता था कि आज उसकी उंगली उठेगी, कल उसकी उंगली उठेगी, हाँ। पीर वाले दिन उठेगी, हफ्ते वाले दिन उठेगी, जुमेरात वाले दिन। तो यार आप तो खुद उनके गमले में उठे हुए लोग हो, वहीं से आप उगे हो। एस्टेब्लिशमेंट ना होती तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ इमरान खान 100 बार मर के दोबारा जन्म लेता, वो वजीर आजम नहीं बन सकता, वो वफाकी वजीर नहीं बन सकता था। एक वक्त था, मैं अजहर सदीक साहब को शायद ये ना हो पता,
मैं इस बात का गवाह हूं कि इमरान खान आया था जब इसको हमने हॉस्पिटल के लिए, शौकत खानम के लिए ज़मीन दी, इसको रहने के लिए, घर के लिए प्लॉट दिया, और फिर नवाज शरीफ ने इसको अपनी जेब से, मैं रिकॉर्ड पे कहता हूं, जेब से जाती पैसों से इसको 50 करोड़ रुपए हॉस्पिटल के लिए दिए। उस वक्त इसने कहा कि मैं आपकी जमात में शामिल होना चाहता हूं, मुझे आप मुस्लिम लीग यूथ विंग की मरकजी सदारत दे दे, अच्छा, MNA बना दे और मुझे वफाकी वजीर बना दे। ये मैं कंप्लीट करता हूं 1 मिनट में। अभी ये करारदाद की बात कर रहे हैं, इनको अगर उन लॉबिंग फर्म्स का नाम नहीं आता तो मैं इनको फिर ये कह दें कि मुझे नहीं आता या ये इनकार कर दें, मैं इनको लॉबिंग फर्म्स के नाम बताता हूं, उन सेनेटर्स के नाम भी बताता हूं कि जिनको आपने ब्राइब किया है, उन पे पैसा, ब्रॉड शेयरमैन कौन है, उसके पैसे वहां पे किसके लग रहे हैं, आपने उन पे पैसा लगाया। ये करारदाद, ये अमेरिकी लॉबिंग फर्म्स, इसका काम ही यही था कि ये आपको दोबारा अमेरिका मिला, वरना फिर आपसे मेरा सवाल ये बनता होगा, मैं इनसे भी करूंगा, मेरे कौम के सामने भी सवाल मैं रखूंगा कि ये तो इससे पहले तो आप कहते थे कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर, अमेरिका तो बड़ा बुरा था, आप तो कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, अब आप पे अमेरिका इतना मेहरबान क्यों हो गया? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से 190 मिलियन पाउंड की चोरी करके वो पैसे आपने लॉबिंग फर्म्स पर लगाए हैं। पाकिस्तान में डाके डाल के इस मुल्क को 27,000 अरब रुपए का कर्जों की दलदल में झोंक के वो अपने इक्तिदार और साकमाल करने के लिए लगाए। अदर साहब मुझे बताइएगा कि क्या ये तो सारे 2002 का इलेक्शन देखें, फिर 2008 का इलेक्शन देखें, 97 के मामला देखें, तो वो तो बात कहीं और जा रही है सर। अच्छा, मैं तो हैरान होता हूँ, ये जो भाई बैठे हैं, यादाश्त कमजोर है, इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनको, भाई खुदा रहा 1000 बार सोचा करें, यही सोच लें कि रब को जान देनी है, इतना झूठ बोले इतना समझ आ जाए। नजर आ रहा है कि आप किसकी जुबान बोल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की जुबान बोल रहे हैं। चले उसका जवाब दे देता हूं आपको। इमरान खान अगस्त में आया था ना, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसफ कहते हैं कि बाजवा साहब से राब्ता हो गया था। अच्छा एस्टैब्लिशमेंट का खिलाड़ी था कि बाजवा का राब्ता इनके साथ हो गया था। खुदा रहा यार, आप समझे इस बात को। इमरान खान ने चेहरे दिखा दिए इन सब लोगों के, और जहां तक ये बात है, मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको, यानी आप अंदाजा लगाएं कि सुपर पावर की बात कर रहे हैं कि अमेरिका की, कि लॉबिस्ट के हाथों अपना उनकी सिक्योरिटी में साथ तक काबू हो जाए। अब टोटली मैं चैलेंज करता हूं, कोई लॉबिस्ट फर्म नहीं है, पहली बात है। और दूसरा बात है, आप इस तरह की बातें करेंगे ना, कल बड़ा मसला बन जाएगा आपके लिए। और एक बार बात आपको क्लियर कर दूं कि देखिए मसला क्या बनेगा सर, मसला भी बता दें। मैं बता देता हूं आपको। आप इल्जाम लगा रहे हैं झूठे उनके ऊपर, उस पार्लियामेंटेरियन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसे लिए आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, और कल आपके लिए क्या बनेगा आपको अंदाजा नहीं है कि क्या होना है। उन्होंने अगर उन्होंने इस पर डेफेमेशन या बाकी चीजें शुरू कर ली, आप सोच नहीं सकते। ऐसे बिला वजह बैठे ढेर से में बातें ना करें। मैं एक छोटी सी बात गौर करें इस बात पे कि यहाँ साइफर आया, साइफर में आके 2 नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, डिमार्च किया गया, वो इंटरफियरेंस नहीं थी। वो तो कहते रहे कोई इंटरफियरेंस नहीं है। अब आप समझिएगा, जियो बाइडेन इंतजामिया थी, ये फर्क है। ये पार्लियामान ने करारदाद पास की है, पार्लियामान ने, यूएसए की पार्लियामान ने पास किया, उसकी अहमियत है। वो मर्जी आप कह दे, अगर आपको परेशानी नहीं थी तो आप डरे क्यों हैं? फिर ये जो वर्किंग ग्रुप है, ये यूएनओ का वर्किंग ग्रुप है। आप यूनाइटेड नेशन पे इल्जाम लगा रहे हैं हेयर से के ऊपर, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सारे मामले में। यूएनओ ने और ये भी चैलेंज कर रहा हूं, पूरी रिपोर्ट पढ़ ले 17 में। मैं कोशिश करूंगा उसका उर्दू वर्जन, पंजाबी में, फारसी में, मैं वो वर्जन में ट्राई करके मैं किस तरह से ट्रांसलेट करा के भिजवा दूं। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लें। 17 सफ़ों में कोई एक बता दे। और लिखा उन्होंने कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स मांगा, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अदर साहब, ये भी तो रियलिटी है ना सर, ये भी तो रियलिटी है ना। आप देखें, खुद आप कहते हैं कि जो है वो नॉट जो है, फिर अब आप IMF के पास जाते हैं, उसको खत लिखते हैं, IMF के सामने एहतजाज करते हैं। कभी आप कहते हैं कि उंगली खड़ी हो गई है, कभी आप कहते हैं कि फलां दिन को उंगली खड़ी होगी। तो ऑन रिकॉर्ड है सर, सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। मैं इसका जवाब रोज साहब, हमने खत लिखा था ना, तो इमरान खान इतना ताकतवर है ना, वो ना देते कर्जा अगर लिखा था। ऐसा कुछ नहीं लिखा था, बिल्कुल गलत बात है। अगर इमरान खान की इतनी वैल्यू थी ना, जो सारे पार्लियामेंट वाले मानने वाले ना पैसे देके अगर खरीद लिए, तो आज इमरान खान अंदर झूठे मुकदमे ना भुगत रहा होता, ये सारा जो जालसाजी का फैसला कर रहा होता। और वो ये नजर
आ रहा है कि क्या हो रहा है इनके साथ। और ये दुख और अफसोस का मुकाम है कि सब साथ मिले हुए हैं, यानी क्या मिलेगा इस मुल्क में? पहले ही आपने बुनियादी हक का सत्यानाश कर दिया है और खुदारा बचा आपकी बदनामी हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बदनामी हो रही है। और आप वो तो बिल्कुल नहीं मान रहे जी, वो तो कह रहे हैं कोई लबिंग फंड नहीं है, ना कोई उंगली खड़ी हुई, ना कोई जो है वो हमने खत लिखा है उसको, उसके पता नहीं क्या। देखिए खत तो इन्होंने जेल से भी लिखा, इनका जो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर ख़जाना था उसने भी लिखा, शौकत तरीन ने भी लिखा, खत तो इन्होंने लिखे। ये खत इनकी जगह अगर हम होते और हम लिखते तो आज हम पे गद्दारी के फितवे लग रहे होते। लेकिन हम पाकिस्तान की सियासत में खुद को इतना जिम्मेदार समझते हैं कि अगर हम अपोजिशन में भी हों लेकिन हमारी कलम से, हमारे मुंह से, हमारी किसी हरकत से मुल्क की सॉवरेनिटी को नुकसान न पहुंचे। इनका मसला ये है कि ये हुकूमत में है तो ऑल इज वेल, ये हुकूमत में नहीं है तो ऑल इज बैड, फिर सब खराब है, सारी की सारी दुनिया बर्बाद है, फिर तो कोई नहीं है। आप ये कहते हैं ना ये फार्म 47, 45, 41, 48, 147, इनके साथ दोबारा इलेक्शन लड़ने, इनसे हम फिर जीत के आएंगे, ये फिर बोलेंगे कि अब इस बार 147 हो गया। इनको फिर भी हार इन्होंने माननी नहीं है। ये 2013 में भी यही धरना लेकर ना इधर बैठ गए थे डी चौक में कि जी 25 पंक्चर, 4 हल्के, 8 हल्के, ये खोल दो, वो खोल दो। ये इनकी हिस्ट्री है, ये इनका नेचर है, इनकी ये इनका दिमागी मसला है, ये यही बोलेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है। अच्छा, अगर मैं इस पे आ जाऊं कि आप 4.25 साल हुकूमत में रहे, आपका जो नैरेटिव था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, उसमें मुझे आप अजहर सिद्दीक साहब हैं, इनका नाम है ना मेरे ख्याल में, ये बता दे मुझे 50 लाख घरों में ये 50 घर दिखा दें। ये 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके गए थे ना, कोई बता दें कि ये उसमें कोई ये इन्होंने किया हो। अच्छा, ये भी कह कर गए थे, वो तो हर पार्टी मंशूर देती है ना सर, आपने मंशूर दिया है, मंशूर तो आपका भी है ना कि तकदीर बदल देंगे, आवाम की किस्मत बदल जाएगी। आता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। इनका एक नैरेटिव ये भी था, ये एक नारा लगाते थे कि हम इनकलाब लाएंगे, वो इनकलाब ही दिखा दें। ये भी कहते होते थे कि पाकिस्तान में बाहर से लोग आएंगे, नौकरियां करेंगे। एक सिर्फ इमरान खान का अपना कज़न है नौशेरवान बरकी, जिसको पूरे खैबर पख्तूनख्वा का हेल्थ निज़ाम हवाले कर दिया गया था और फिर पूरे पाकिस्तान का निज़ाम उसके पास था। व्हाट्सएप पे अमेरिका में बैठकर वो चला रहा था उसको, और बड़ी मराद, बड़ी तनख्वाहें, बड़े उसने पैसे वसूल किए हैं। ये कहते हैं ना कि मैं इनके सारे चैलेंजेस कबूल करता हूँ, अगले प्रोग्राम आप इनको टाइम दें, मैं इनको उस सेनेटर की तमाम मुबारकबादें, फिर मैं इनको वो भी लाऊंगा जो उसने करारदाद पेश की थी। और फिर जब इन्होंने इनके जो है वो यहाँ से वो जो गए थे ना, वो रंधा फेरने वाला, वो क्या नाम था उसका, तो वो पहले जिसकी सांस नहीं आती थी, फिर उधर बड़ा दौड़ के चल रहा है, आजकल अमेरिका में होता है, वो कहता है कि जी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो वादा हमसे किया था, वो उससे, उसकी ट्वीट से वो सारा कुछ वाजे होता है कि इनके टर्म्स क्या हैं। अच्छा, फिर ये कहते होते हैं ना कि ये हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे। 4.25 साल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा इन्होंने लिया है। हालांकि ये लोग कहते होते थे कि हम ये पेट्रोल सस्ता करेंगे, ये 60-65 से ये कहाँ छोड़ के आए हैं? 100 रुपए का डॉलर था, ये कहाँ लेकर गए हैं? रोटी आटा ये कहाँ लेकर गए हैं? ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को तंदूर में फेंक कर गए हैं, और ये आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि ये इनको अपनी बातें क्यों भूल जाती है। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं नाज़रीन, मुझे यहाँ एक लेनी है ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अदर साहब, आप बताइएगा कि ये जो IMF के दबाव पर बजट आया है, आज ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि जी IMF के दबाव पर जो है वो टेस्ट लगाए गए हैं और ख़ुद मुख्तारी पर जो है वो बड़ा ख़तरा है IMF जो है, तो सारा बजट लगता है फिर IMF ने ही बनाया है सर। देखिए, मैं तो नहीं कह रहा, ये तो शहबाज शरीफ ने खुद कहा है आपका असेंबली के अंदर, मुझे कहने की क्या जरूरत है। और मैं वो अपना देखे ना, आप इकोनॉमी पे बात करने के लिए ऐसे बंदे को बिठा दिया जाए जिसको इकोनॉमी के स्पेलिंग ना आए। मैं छोटी सी बात, मैंने पता ही कोई नहीं है कि 3.5 साल में क्या पेट्रोलियम पे सेल्स, आगे बोले, दिस इज इकोनॉमी जो है ना वो 0% कर दिया था। आप सोफिस्टिकेटेड की तरह स्पेलिंग बता दें।
वो भाई सुन ले आराम से, हिम्मत करके, झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं आता। सुन रहा हूँ ना, सुन रहा हूँ, हिम्मत करके सुने, हिम्मत है, हिम्मत है, सुन रहा हूँ। हिम्मत नहीं है ना, हिम्मत है, कोई नहीं आपको है, झूठ बोल, झूठ क्या काम है आपका? झूठ तो आप बोलते हैं, हिम्मत करके झूठ तो आप बोलते हैं। नहीं, कूल डाउन सर, कूल डाउन। आप टीवी पर बैठकर कौन से झूठ बोलते हैं? आराम से, कोई इशू नहीं है सर, अपना मौका पेश करें सर। आपने इकोनॉमी की स्पेलिंग पूछी, मैंने बता दी, आप सोफिस्टिकेटेड की स्पेलिंग बता दें। ओ भाई साइकोलॉजी की बता दें, चले साइकोलॉजी की स्पेलिंग बता दें। अदर साहब चलें आगे। डू यू नो द स्पेलिंग ऑफ साइकोलॉजी? आगे साइकाट्रिक की बता दें साहब, आगे चलते हैं अपना अख्तर भाई। पाकिस्तान की स्पेलिंग बता दें, चले अमेरिका की बता दें। सर हल क्या है, हल क्या है? अदर साहब मुझे ये बताइएगा कि चलें बजट बन गया, पार्लियामान जो है आपको मैंडेट मिल गया सर, लेकिन मामलात को आगे तो बढ़ाना ना, वे फॉरवर्ड क्या है? जब तक तहरीक इंसाफ या बाकी जमातें बैठेंगी नहीं तो फिर बात कैसे चलेगी? बलोच साहब देखें, सेल टैक्स इन्होंने 70% तक लगा दिया था। इमरान खान की गवर्नमेंट में चेक कर लें 0% तक सेल टैक्स आ गया था। चीनी की कीमतें, आटे की कीमतें हमने कोई गंदम यूक्रेन से इंपोर्ट नहीं की थी जो 100 अरब रुपया इसराइल को या अमेरिका को खुश करने के लिए मंगवाई थी। हमने चीनी और पेट्रोल की ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया। आपके मुल्क की एक्सपोर्ट कहां गई, आपके मुल्क की इंडस्ट्री पूरी दुनिया में चेक कर ले। मैं नहीं कह रहा, तो इंटरनेशनल जरायद हैं और जो इंटरनेशनल जो फर्म्स हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि और आपने 2 साल तो कोरोना था, और कोरोना में इस मुल्क को जिस बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, पूरी दुनिया इसकी मोहतरफ है। अगर किसी को ना आता हो, किसी को पता ना हो, तो मेरा कसूर तो कोई नहीं है ना। मैं तो बात बड़ी सीरियसली करता हूँ कि क्या हमारे यहाँ पेट्रोल कितना था, जरा समझिएगा, पेट्रोल कितने का था? डॉलर 170 पे छोड़ के गए हैं, आज डॉलर कहाँ गया? ये हमने किया है, ये हमें आपका जो 1985 से प्रोजेक्ट लेकर चल इस मुल्क का जो तबाही कर दी है लोगों ने, जरा सोचिए तो सही, बताएं। मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपने क्या करना है, 3 चीजें बड़ी है। 500 अरब रुपया जो बांटा ना, जो शायद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आपने अपने MNA MPs को रिश्वत दे दी है, वो नहीं देने चाहिए थे। इस मुल्क में 1 साल डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेड़ में पत्थर बांधे। आपने क्या किया, आपने रिटायर्ड अफसरों को, चाहे वो फौजी हो चाहे वो सिविल हो, उनसे वो घर बेचेंगे तो उससे प्रोटेक्शन नहीं लेना आपने। ये मैं कह रहा हूँ। आज देखिए, आज बिजली का यूनिट कितना महंगा हो गया सर। टैक्सेस तो जो है वो सारा पूरा पाकिस्तान दे रहा है, हर शहरी जो है टैक्स दे रहा है ना। बलोच साहब, ये टैक्स मैं नहीं, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ चेहरे दिखा रहा हूँ इनके साथ। अब आपने टैक्स बिल बढ़ा ली, 1985 से आज तक आए हो, क्या किया? आपके पास तो ये भी जस्टिफिकेशन नहीं है। एक अभी आपको पता है, IMF ने कहा 350 के करीब 330 पे चला डॉलर, क्या रोकने के लिए कुछ है इनके पास? और ये मैं नहीं कह रहा, इनकी इकोनॉमी का तिया पर्चा जो है शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने कर दिया है। चलें, मैं कहने की क्या जरूरत है? मैं पूछता हूँ, क्या कोई वे फॉरवर्ड है सर, बजाय जो है वो दूसरे पे लड़ने के, इल्ज़ाम लगाने के, कोई मिल बैठ के जो है वो पाकिस्तान की आवाम की बात करें जिन्होंने आपको मैंडेट दिया है? सर, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कभी भी टॉक शो में इस नीयत से नहीं आता हूँ कि मैंने इधर आके किसी से लड़ना है। हाँ, ये बात ऐसे करते हैं कि उसका फिर जवाब देना पड़ता है। एक तो मतलब ये है ना कि कोई सच बात हो बंदा सुन भी लेता है। हाँ। अब बर्दाश्त भी कर लेता है, लेकिन जिनकी इनका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी अपनी हिस्ट्री क्या है, वो इतनी कोई अच्छी शानदार थोड़ी है कि ये दूसरों पे उंगली उठाए। तो वे फॉरवर्ड यही है कि देखें, इनको चाहिए कि सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, आई डोंट नो व्हाट दे आर, लेकिन सबसे पहले इनको ये सीखना होगा कि पाकिस्तान की जो बुनियादी असास है, जो इसका वजूद है, वो आपकी सियासत से और हमारी हुकूमत से, वो सारी चीज़ों से वो बहुत बड़ा है। और उसके लिए आपको सोचना हो चाहिए। ये कौम, ये मुल्क, ये मिल्लत, ये तब ही ठीक होगी जब यहाँ इस मुल्क के सारे बड़े कुछ बड़ेपन का मुजाहरा करें। आप हुकूमत में ना हो तो आप मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा देते हैं। क्या 9 मई के वाक़यात झूठे हैं? क्या उसमें आपके कारकुन और आपके लीडर गिरफ्तार नहीं हुए? क्या उनके खिलाफ सबूत नहीं है? क्या ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, ऑल्दो शी इज़ ए कैंसर सर्वाइवर, मैं यकीन रखता हूँ इस बात पे,
लेकिन क्या वो उसमें मुलविस नहीं है? क्या आलिया हमजा की स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्ड पे नहीं है? ये मुराद सईद के जो उन्होंने किया वो रिकॉर्ड पर नहीं है? ये रेडियो पाकिस्तान किसने जलाया? लाहौर का जिना हाउस किसने जलाया? कर्नल शेर का मुजस्समा किसने तोड़ा? GHQ के गेट पे हमला किसने किया? जमान पार्क में 25, 30, 35, 40 रोज बैठकर ये साजिशें नहीं बनाई गई। तो अगर आप पाकिस्तान के वजूद पर हमला करोगे तो मैं कभी भी आपको स्पेयर नहीं करूंगा। मैं फिर पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर उसके बाद फिर कुछ और होगा। पाकिस्तान के वजूद पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बात सीरी इंसाफ भी तो पाकिस्तानी है ना। तो यही कहता हूँ कि मैं यकीन करता हूँ, आप कहते हैं मैं मानता हूँ, दे आर पाकिस्तानीज बट दे आर नॉट बिहेविंग लाइक पाकिस्तानीज। मुझे इनकी पाकिस्तानियत कहीं नजर नहीं आ रही, पाकिस्तानी कौम को नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी सवाल करते हैं कि कोई जो पाकिस्तानी होता है, जो मुहिब्बे वतन लोग होते हैं, वो इस तरह नहीं करते। अदर साहब, आप भी तो पाकिस्तानी है नहीं? तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जमात है, तो पाकिस्तान की बात तो करनी चाहिए। अच्छा, मैं हैरान हूँ। मैं फिर वही कहता हूँ, ना समझ है, ना अक्ल है, ना बूझ है। भाई पाकिस्तानी है, मुहिब्बे वतन है, चैलेंज है। यही वजह है कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ और इमरान खान को आवाम ने वोट दिए। इनकी तरह चोरी नहीं की हम लोगों ने। और जितनी बड़ी मुहिब्बे वतन हम जमात है ना, ये नहीं है। ये जनरल बाजवा के बारे में मोदी का जो यार है, गद्दार है, हम कहते रहे यार ये खुदारा है यार, ये हमें सिखाएंगे आकर। इनको खुद पता नहीं है। जो बैठकर अमेरिका के, जो अपना यूके के अंदर अमेरिकी लोगों के साथ, इसराइल लोगों के साथ इमरान खान को गिराने की साजिश में शरीक है, वो हमें सिखाएंगे कि पाकिस्तानी क्या है, साहब मुल्क की। और दूसरी मैं हैरान होता हूँ, वो भाई 9 मई के वाक़े मजम्मत की है, कौन सी एविडेंस है? आज तक किसी एक केस में सजा दिलवा सके? हो चुके हैं। हम बैठे बातें करते रहे, हम बैठे में बातें करते रहे, इस तरह की बातों से मिल रहा। मैं 9 मई के तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं मेरे को आगे लेके जाना चाहिए, मैं वो आपको व्हाट्सएप करता हूँ। आपने बुनियादी हकूक के खिलाफ इनको भेज दें, इनको भेज दें, इस टीवी पे चलाएं, कौम को भी दिखाएं। क्या अगर ये झूठ हुआ तो मैं कोई भी सजा भुगतने, लेकिन अगर सच्चे हुए तो इनको फिर माफी मांगनी होगी स्टूडियो में आकर। अगर आलिया हमजा की स्टेटमेंट कोर कमांडर हाउस पे साबित ना हो, मैं माफी मांगूंगा, वरना ये माफी मांगने। ठीक है। अगर इन लोगों को, इनको पाकिस्तान से मोहब्बत होती तो ये पाकिस्तान पे 27,000 अरब के चले सर, क्लोजिंग है, टाइम खत्म हो गया। साहब आपका शुक्रिया, इख्तियार वली साहब आपका शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। डिबेट का मकसद ये है कि जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने आएँ, कौन कहाँ खड़ा है, किसने क्या करना है, ये फैसला अवाम ने करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।